हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड लेक्चरर की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। साथियों, आपके एग्जाम की डेट भी अब अनाउंस हो चुकी है, तो अब आपकी तैयारी हमें लगता है दोनों रफ्तार से चलनी चाहिए। तो आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ। जनरल स्टडीज़ में आज 47th, जी हाँ, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 47 है, 46 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कराया जा चुका है। तो आप जानते हैं कि ये वीडियो जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया जाता है। और इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी आपका सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को कंप्लीट समाहित किया गया है, सिर्फ मैथ को छोड़ करके। ठीक है, आप जानते हैं कि मैं 3 दिन जो है प्रैक्टिस कराता हूँ, 3 दिन जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के बाद आपका जो है मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 6 दिन आपका कुल मिलाकर के क्लासेस चलते हैं। संडे को आपका टेस्ट ले लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। लास्ट संडे को टेस्ट हुआ था और टेस्ट में लगभग 42 से ज़्यादा लोगों ने 100% स्कोर प्राप्त किया। तो मतलब आप समझ लीजिए आपकी कंसिस्टेंसी का क्या लेवल है। जो साथी जुड़े हुए हैं ग्रुप में वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वो सब कुछ अगर आप चाहते हैं लिखा हुआ मिल जाए। क्योंकि ऐसा इसलिए है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो भी ऑप्शंस होते हैं, उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करता हूं वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप उनको चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। यहां पर एक छोटी सी फीस मैंने रखा हुआ, इस फीस को पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां पर मैं सब कुछ लिखा हुआ पीडीएफ के फॉर्म में आपको भेज देता हूं। ठीक है, और उसके बाद ये 3 दिन प्रैक्टिस, 3 दिन टॉपिक के बाद संडे को उसी ग्रुप में टेस्ट हो जाता है, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। और मैं बार बार कहता हूं, सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है आपकी कंसिस्टेंसी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में कौन सा देश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ? भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश। इनमें से आपको बताना। देखो यार, ये है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो है जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका डी, यानी बांग्लादेश। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला विश्व का 54वां देश। कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस नंबर का देश बना, तो 54वां देश बना। ठीक है, यह भारत के बाद दूसरा दक्षिण एशियाई देश है जो इस समझौते से जुड़ा है। ठीक है, आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और जिम्मेदार उपयोग से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा है। आगे बढ़िए भैया, अगला क्वेश्चन ये देखिए। निम्नलिखित खगोलविदों में से कौन अवंती का निवासी था? देखिए यहां पर निम्नलिखित खगोलविदों में कौन अवंती का निवासी था? तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, वराहमिहिर। तो यहां पर देखिए भैया, जो सही विकल्प है वो है आपका डी, यानी चौथा, वराहमिहिर। ठीक है, अवंती प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह 2 भागों में विभक्त था। पहला उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी जो है उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, वराहमिहिर उज्जैन यानी अवंती के 5वीं-6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे। इनका जो एक प्रमुख ग्रंथ था, जिसका नाम था पंचसिद्धांतिका। क्या नाम था? पंचसिद्धांतिका। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग लिखने की बजाय पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, कंसिस्टेंसी भी आपकी मेंटेन रहेगी। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन। प्रारंभिक भारत के दौरान मंदिरों के तीर्थ 3 प्रकार के थे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार तीर्थ नहीं था? तो संधारा प्रकार, निरंधरा प्रकार, सर्वतोभद्र प्रकार, सरी क्रीड़ा प्रकार। तो ये है आपका, इसमें कौन सा सही विकल्प है आपको बताना है मित्र। सही विकल्प है डी, सरी क्रीड़ा प्रकार। यह नहीं था। प्रारंभिक भारत के मंदिरों के तीर्थ जो है 3 प्रकार के माने जाते थे। ठीक है, सेंचुरी टाइप्स जिन्हें बोला जाता है, 3 प्रकार थे। पहला संथारा, ये जो है आपका, दूसरा निरंथरा, और तीसरा था सर्वतोभद्र। ये तीनों प्रकार थे। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, मुबारक शाह। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है मित्र ए, यानी हुसैन शाह। ठीक है, तो जो है सरकी वंश की स्थापना
मलिक सरवर ने 1934 ईस्वी में किया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह थे। ठीक है। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जौना खां था, उसी की स्मृति में किया था। ठीक है। सरकी वंश ने जौनपुर को एक प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पर बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था? देखिए ध्यान से, कृषक प्रजा पार्टी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है। ख्वाजा निजामुद्दीन, फजलुल हक, सिकंदर हयात खान, खिज्र हयात खान। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया बी, यानी फजलुल हक। क्या नाम है? फजलुल हक। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद प्रांतीय स्वशासन की अनुमति मिलने पर अनेक क्षेत्रीय दल बन गए। ठीक है। फजलुल हक ने बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। अन्य जो समानांतर दल थे, जैसे अफसर हुसैन साहब ने पंजाब में जो है यूनियनिस्ट पार्टी बनाया, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है बॉम्बे एवं मध्य भारत के में जो है बनाया था। ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मित्र देखिए, आप जानते हैं मेहनत करके क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है वीडियोज को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें, और हाइप तो करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए आपको। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? बहिष्कार का, धरना का, उपवास का, हड़ताल का। तो आपको बताना है कि जो है कौन सा ऐसी नीति थी जो उनकी रणनीति थी सत्याग्रह में, जो सबसे निम्न स्थान पर, यानी सबसे अंतिम उनका हथियार हुआ करता था, तो वो था उपवास। क्या था? उपवास। ठीक है। महात्मा गांधी की सत्याग्रह रणनीति में उपवास को अंतिम स्थान प्राप्त था। गांधी जी उपवास को ब्रह्मास्त्र की संज्ञा देते थे, मतलब ब्रह्मास्त्र तब चलाएंगे जब सारे अस्त्र फेल हो जाए, तो उनका उपवास का जो ये था वो सबसे अंतिम था, और यह तब अपनाया जाता था जब अन्य सभी शांतिपूर्ण उपाय असफल हो जाते थे। ठीक है। उपवास गांधी दर्शन में आत्मशुद्धि, नैतिक दबाव और अन्याय के विरोध का सर्वोच्च माध्यम माना गया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना? 11, 9, 6 और 3। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 6। ठीक है। तो 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों में, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत में पूर्ण जो है बहुमत प्राप्त हुआ था। ठीक है। बंबई में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के करीब। प्रारंभ में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी मंत्रिमंडल बने, जिसमें कुल जो है 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार स्थापित हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भैया देखो यहाँ पर, बी.डी. सावरकर ने गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना कब की? 1892, 1904, 1895 और 1900। तो आपको बताना है कि कब जो है बी.डी. सावरकर साहब ने गुप्त अभिनव भारत की स्थापना किया था। 1889, 1904, 1895, 1900 में से। ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, यानी 1904 में, 1904 में विनय दामोदर सावरकर, जिसे बी.डी. सावरकर नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में अभिनव भारत की स्थापना किया। ठीक है। उन्होंने 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला को परिवर्तन कर गुप्त संगठन अभिनव भारत बनाया। ठीक है। इस संगठन की शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में थी। ठीक है। अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव आपटे को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। ठीक है भैया। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या संविधान? तो ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जानते हैं बहुत आसान भी है। सही विकल्प है डी। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च जो है हमारा संविधान है, और इससे बड़ा हमारा चूंकि देश है लोकतांत्रिक देश है, इससे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है। संविधान ही सभी शक्तियों का स्रोत है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की सीमाएं हो सकती है, इससे निर्धारित है। यह सरकार के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, अधिकारों और शक्तियों तथा कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो भैया, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद
में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? आपको बताना है सही विकल्प। देखिए अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 169। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है मित्र डी, यानी अनुच्छेद 169। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के अनुच्छेद 169 में जो है प्रक्रिया को अपनाया गया है। ठीक है, इनके अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। तत्पश्चात संसद उस राज्य के विधान परिषद बनाने या समाप्त करने हेतु कानून पारित कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़िए भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज बजट के एक भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? राजस्व विधेयक, विनियोग विधेयक, अनुदानों की मांग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया ए, यानी राजस्व विधेयक। ध्यान से समझिएगा मित्र, राजस्व विधेयक बजट के एक भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यह केवल धन जुटाने के तरीकों पर केंद्रित होता है, जैसे कर, उपयोगकर्ता शुल्क, सीमा शुल्क आदि। ठीक है, संसद द्वारा स्वीकृत बजट में आवश्यक धनराशि निकालने के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनियोग विधेयक उसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अनुदानों की मांग की, तो विभिन्न विभागों की अपने कार्य संचालन हेतु अपेक्षित व्यय राशि का जो विवरण प्रस्तुत करते हैं उसको अनुदानों की मांग कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 74, 75, 76, 78। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया बी, यहाँ पर अनुच्छेद 75। ठीक है, तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 74 की, पहले हम 74 की बात कर लेते हैं। 74 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 75 जो कि आपका ऑप्शन सही है, तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। और अगर हम बात करें जो है अनुच्छेद 76, तो ये भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 78 इस प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन के माध्यम से कई फैक्ट आपके तैयार होते हैं। तो इसलिए आप लोग ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, समय बचेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप डेली जो है जो टेस्ट देते हैं उससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी और एग्जाम में आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए आपका विषय जो है इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आपका जीएस कम इंपॉर्टेंट नहीं। तो जीएस को रेगुलर बेसिस पर वीडियोज को देखिए, पीडीएफ से रिवीजन करिए। अब आपके पास एक्सक्यूज का समय नहीं है मित्र, इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपको देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही विकल्प है भैया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप जानते हैं भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। यह भारत का पूर्वोत्तरी राज्य है, जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। इसकी राजधानी जो है ईटानगर, और इसका नाम भी, अरुणाचल प्रदेश का नाम भी जो है इसी पर पड़ा है, उगते सूर्य की भूमि। ठीक है, राज्य का नाम अरुणाचल जो है, अरुणाचल का क्या मतलब होता है? उगते सूर्य की भूमि। ठीक है, तो ये है आपका सही विकल्प। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? रूटलैंड, नारकोंडम, बोमपोका और अविन दीवी द्वीप। तो सही विकल्प क्या है आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी अमीन दीवी द्वीप। ठीक है, बाकी रूटलैंड, नारकोंडम और बोमपोका द्वीप ये जो है सभी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भाग हैं, जबकि अमीनी द्वीप जो है ये जो सही विकल्प है यहाँ पर वो जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह का है। किसका? लक्षद्वीप द्वीप समूह का है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन ये देखो, भारत में इको मार्क का प्रतीक चिन्ह है क्या? उगता सूरज, मिट्टी का पात्र, शेर और गेहूं की बाली। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वो आपको बताना है। इको मार्क का, इको मतलब जो है अगर आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, तो ये मिट्टी का पात्र, भारत में इको मार्क का प्रतीक चिन्ह मिट्टी का जो है पात्र है। यह जो है पर्यावरण अनुकूल यानी इको फ्रेंडली उत्पादों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इको मार्क की योजना 1991 में कब शुरू किया गया? 1991 मिट्टी
मिट्टी का पात्र नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग और खतरनाक अपशिष्ट के अभाव का प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित नगरों में कौन सा श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो खार्तूम, पोर्ट सुडान, juba और ओम डुरमान। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भैया, इसको आप याद रखिएगा। इसका जो सही विकल्प है वो है खार्तूम। क्या विकल्प सही है? खार्तूम। देखो सूडान की राजधानी जो है खार्तूम श्वेत नील और नीली नील, ठीक है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल नदी के संगम पर अवस्थित है। यह दोनों नदियों के मिलन से एक त्रिकोणीय संगम कॉन्फ्लुएंस बनाता है। ठीक है, तो यह संगम स्थान जो है उत्तरी खार्तूम और ओम डुरमान को जोड़ता है। यह भौगोलिक रूप से पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण जल संगम माना जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी, गोबी, चिहुआहुआन, सहारा। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है भैया। सही विकल्प है आपका ए यानी कालाहारी। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना तथा नामीबिया में विस्तृत है। कालाहारी का अधिकांश भाग अर्ध शुष्क और इसमें लाल बालू के टीले पाए जाते हैं। आगे बढ़िए भैया अगला क्वेश्चन। ये देखिए लाल सागर एक उदाहरण है ज्वालामुखी घाटी का, अपरदित घाटी का, अक्षीय द्रोणी का और यू आकार की घाटी का। तो ये देखिए इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है सी यानी अक्षीय द्रोणी का। लाल सागर जो रेड सी है एक अक्षीय द्रोणी जो है का ये उदाहरण है। अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि में एक लंबी दरार घाटी रिफ्ट वैली जिसे कहते हैं जो मलावी झील से शुरू होकर लाल सागर को पार करते हुए मृत सागर तक जाती है। यह संरचना टेक्टोनिक प्लेटों के विचलन से बनी है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक झील दो देशों के बीच सीमा नहीं बनाती है? देखो अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, टंगानिया झील, रुकवा झील। तो इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखें। इसका जो सही विकल्प मित्र वो है आपका डी यानी रुकवा झील। अल्बर्ट झील और एडवर्ड झील अगर बात की जाए तो युगांडा एवं कांगो के बीच पर सीमा बनाती है। अगर बात की जाए टंगानिया झील तो ये बुरुंडी, तंजानिया, कांगो और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। जबकि रुकवा झील जो है ये झील जो है दो देशों के बीच सीमा नहीं बनाती है, तंजानिया में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011 से 20 को निम्नलिखित में से किस दशक के रूप में घोषित किया है? जैव विविधता, निर्धनता उन्मूलक और तीसरा विकल्प है सभी के लिए जल और सभी के लिए सुदृढ़ ऊर्जा। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है मित्र। सही विकल्प है जैव विविधता। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया है, डेकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रूप में। इसका उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना था। ठीक है, 2021 से लेकर के 30 को संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक घोषित किया है, डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित कौन सा है? चंडीगढ़, दीव, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी। तो सही विकल्प है आपका बी यानी दीव। ठीक है, तो भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा पर संचालित देश केंद्र शासित प्रदेश दीव है। ठीक है, और जो है मार्च 2018 में दीव ने यह क्षमता प्राप्त की और 13 मेगावाट और सौर संयंत्रों से पूरी ऊर्जा आवश्यकता पूरी होने लगा है। यहाँ पर अगर बात की जाए विश्व का पहला पूर्ण और ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कोच्चिन यानी केरल में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में दमन, दीव एवं दादरा में जो नगर हवेली को संयुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। ये देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ये देखो फोटोवोल्टाइक सेल, लेक लेंच सेल, वोल्टाइक सेल, शुष्क सेल। तो सही विकल्प क्या है आपको बताना है। सही विकल्प मित्र ए यानी फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल सूर्य के प्रकाश यानी सौर विकिरण को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह सिलिकॉन या अन्य अर्धचालक पदार्थों से बना होता है। प्रकाश पड़ने पर यह फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन। देखो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ लिखित जो है मिलाए जाते हैं। कौन? जस्ता, क्रोमियम, टिन और तांबा। देखो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी यानी क्रोमियम।
आज के टेस्ट में आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले से तैयार होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसा स्टील जिसमें जंग ना लगे उसको क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और जितने क्वेश्चन आपके सही हुआ करें कमेंट में जरूर लिखा करें। ठीक है, उसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। यह हवा, कार्बनिक तथा अकार्बनिक अम्लों में से भी प्रभावित नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील में 15 से 20% क्रोमियम और 8 से 10% निकेल मिलाया जाता है। इससे इसकी जंग प्रतिरोधक क्षमता और ताप सहनशीलता बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन और प्रजनन। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है मित्र उत्परिवर्तन। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की कूटबद्ध सूचना होती है। जीन क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की सूक्ष्म संरचना है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी में स्थानांतरित करता है। जबकि डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पर है 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी IIFA पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? भूल भुलैया, लापता, ये आर्टिकल 370 किल, ये सब कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको जो है भारतीय फिल्म अकादमी IIFA पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो आपको इसमें बताना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सही विकल्प है बी यानी लापता लेडीज। ठीक है, 75वें IIFA पुरस्कार समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज जिसका निर्देशक किरण राव साहब है और इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है कार्तिक आर्यन माना गया है, जो कि जो है आप भूल भुलैया 3 के हैं, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में इसमें चुना गया लापता लेडीज की नितांशी गोयल को। ठीक है, तो निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने? किरण राव जो कि लापता लेडीज के हैं, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन जो कि भूल भुलैया 3 से थे, और जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल जो कि लापता लेडीज थे। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में उपापचय उप उत्पादन के रूप में होता है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा और लैक्टिक अम्ल। देखिए, जब आप ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस रिपीट होते जाएंगे। तो अभी देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है वो है आपका लैक्टिक अम्ल यानी डी। कठोर व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। यह तब बनता है जब ऑक्सीजन की कमी से एरोबिक श्वसन रुक जाता है और अवायवीय श्वसन प्रारंभ होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय मांसपेशियों में थकान और जलन का कारण बनता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है और आंकड़ों की अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है, क्या कहलाता है? डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टेप, फाइल। तो आपको बताना है इसमें क्या सही विकल्प है। तो सही विकल्प है मित्र आपका बी यानी चिप। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका से बना होता है बहुत अधिक मात्रा में आंकड़े संग्रहित कर सकता है, उसे चिप कहते हैं। यह एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक परिपथ यानी माइक्रोचिप होता है जो डेटा को डिजिटल रूप में संग्रहित करता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन ये देखो, विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन जो कि 2010 में भारत का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है? आपको बताना है। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है मित्र आपका बी यानी दूसरा। सीमेंट एक महत्वपूर्ण अवसंरचना उद्योग है। इसका आविष्कार 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर हुआ था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र जो है चेन्नई में 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया। विश्व स्तर पर भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। भारत में प्रमुख सीमेंट उद्योग जो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन ये देखो, साख पत्र यानी LC दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा और जहाजी कंपनियों द्वारा। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया बी यानी एक आयातकर्ता द्वारा। ठीक है, तो साख पत्र यानी लेटर ऑफ क्रेडिट को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है, यह हमेशा आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है ताकि निर्यातक को भुगतान की गारंटी मिल सके। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान सुरक्षा का माध्यम है। आगे बढ़िए भैया अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, भारत में नलकूप एवं कूप में सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? एक बार फिर से समझिए, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब।
तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प भैया ए यानी उत्तर प्रदेश। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित जो अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य के लगभग 83.7% क्षेत्र की सिंचाई जो है नलकूपों द्वारा होती है। उत्तर प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्र का 78.48% भाग सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह देश का सबसे बड़ा भूजल आधारित सिंचाई क्षेत्र है। तो इस तरीके से आपका जो है ये 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इसके साथ मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो है PDF ग्रुप को ज्वाइन कर लें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, रेगुलर तरीके से पढ़ें, अपने एग्जाम में बेहतर करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ना किया हो तो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।